हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो हम लोग फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो मूल विधि और संविधान के जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में जरूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। पूरा बेसिक से जो है इसको समझाया गया है और ये प्रैक्टिस सेट तब तक चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग 246वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और इसमें आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही। दो ऑप्शन दिया है। अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद के द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो, है ना। और क्यों की बात करेंगे तो क्यों जो इसमें लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 257 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले, है ना। तो चलिए इसमें देख बताना है कि इन दोनों पी और क्यू में कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो पी और क्यू दोनों ही नहीं, बी की बात करेगा केवल पी, सी की बात करेगा पी और क्यू और डी की बात करेगा केवल क्यू, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी पी और क्यू इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। पी और क्यू इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं। संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद जो है 256-63 के तहत केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 256 के तहत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों की सुनिश्चितता बनी रहे। और अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है, अर्थात प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले, है ना। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं 247 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। कर्नाटक की बात और तमिलनाडु में, केरला में और उड़ीसा में, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 28 राज्य की बात करेंगे तो 28 राज्य में जो है कुछ ही राज्य में जो है विधान परिषद है, यानी 6 राज्य में जो है विधान परिषद है। और कितने कितने तो इसको देखा जाएगा किस में है। ठीक है, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, जो अनुच्छेद 168 के तहत बताया गया है। राज्य विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, अर्थात वह कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों के कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त होते हैं। और ये जो है किस में कहा गया है तो अनुच्छेद 172 में जो इसको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न लिखा है कि राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होते हैं। जैसे ऑप्शन ए की बात करेगा तो विज्ञान लिखा है और बी की बात करेगा साहित्य, सी की बात करेगा कला और इसमें डी जो लिखा है सहकारी आंदोलन, क्या लिखा है तो सहकारी आंदोलन लिखा है। और इसमें हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। ऑप्शन ए जो लिखा है बी और सी दोनों सही है। बी की बात करेंगे ए बी सी और डी, सी की बात करेंगे ए और बी, डी की बात करेंगे ए बी और सी, है ना। इसका राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका जो चारों ऑप्शन क्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ए बी सी और डी इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चाहेंगे तो आप इसके बारे में देख भी सकते हैं कि कैसे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा जैसे विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव क्या करते हैं प्राप्त होते हैं। अतः विकल्प हमारा जो बी है इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान किस किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है संबंधित राज्य की आकस्मिकता निधि
बी की बात करेंगे संबंधित राज्य की संचित निधि, सी की बात करेंगे भारत का सार्वजनिक खाता, और डी की बात करेंगे भारत की संचित निधि है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी संचित संबंधित राज्य की संचित निधि इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चाहेंगे तो आप इसके बारे में देखिए, जो मैंने अभी बताया था कि इसके बारे में क्या इसका हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान जो है संबंधित राज्य की संचित निधि से किया जाता है। ठीक है, आगे 250 की बात करेंगे, 250वें प्रश्न की बात करेंगे। इसमें जो लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा दो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 3 लिखा है, बी की बात करेगा 4 लिखा है, सी की बात करेगा 2 लिखा है, और डी की बात करेगा तो क्या लिखा है 5। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 4 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो देख भी सकते हैं इसके बारे में, जो लिखा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा 2 संबंधित न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, एक और वहाँ के जहाँ के न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा है, एक वहाँ के जहाँ वे जा रहे हैं, इससे परामर्श करना अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। इसमें जो 251 जो लिखा है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी की बात करें राज्य के मुख्यमंत्री, सी की बात करें राज्यपाल, डी की बात करेगा सुप्रीम कोर्ट जज, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी राज्यपाल इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसके बारे में देख भी सकते हैं, लिखा है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, की नियुक्ति का प्रावधान है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीशों की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से क्या करता है, तो करता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, 252 की बात करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न में से कौन शर्त एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो कम से कम 5 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है, कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता या जो है प्लीडर रहा है, और डी की बात करेगा तो कम से कम 15 वर्ष तक जो है अधिवक्ता या प्लीडर रहा ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कम से कम 7 वर्ष तक जो है अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जो किस अनुच्छेद में बात किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के खंड 2 के अनुसार वह व्यक्ति जो संघ या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है तथा वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो एवं उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो, तब वह जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त के लिए पात्र होगा। अनुच्छेद 233 के खंड 1 के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो उस राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से क्या करता है, तो करता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं, 253 की बात करेंगे। उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा तो अधिसूचित क्षेत्र समिति, बी की बात करेगा ग्राम सभा, सी की बात करेगा नगर पालिका, और इसमें डी जो लिखा है कि जिला परिषद, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में, डिस्कस लिखा है कि ग्राम सभा एक ऐसा निकाय है जिसमें गांव स्तर पर पंचायत क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति क्या होते हैं, तो शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न जो लिखा है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है जो किसी राज्य के में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की क्या करता है, समीक्षा करता है। ऑप्शन ए की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त, बी की बात करें राज्य के राज्यपाल, सी की बात करें राज्य के मुख्यमंत्री, और डी की बात करें भारत के राष्ट्रपति, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी राज्य के राज्यपाल इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है की जाती है ना। 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए की बात करें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक,
बी की बात करेगा राज्य विधायिका, सी की बात करेगा संसद और डी की बात करेगा तो क्या लिखा है इसमें, तो इसमें जो लिखा है राज्य वित्त आयोग है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी राज्य विधायिका इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में जो लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 403 243 जे में पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और खातों की लेखा परीक्षा जिसको ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार जो किसे है, तो इस किसको है, तो राज्य विधायिका को है ना। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करता है। ऑप्शन ए की बात करें केंद्रीय वित्त मंत्रालय, बी की बात करेगा वित्त आयोग, सी की बात करें राज्य योजना आयोग, डी की बात करेगा जिला योजना समिति है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जिला योजना समिति इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है कि जिला योजना समिति जिसको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कहते हैं, जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को क्या करता है, तो ये जो है इसको क्या करता है, तो समेकित करता है। क्या करता है, तो समेकित करता है। ठीक है, नेक्स्ट महानगरीय क्षेत्र के लिए रोजाना और समन्वय के संबंध में महानगर योजना समिति के कार्यों के संबंध में कानून द्वारा प्रावधान करने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए की बात करेगा नीति आयोग, बी की बात करेगा भारतीय संसद, सी की बात करेगा राज्य विधानमंडल और डी की बात करेगा जिला योजना समिति है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी राज्य विधानमंडल इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना। आगे चलिए देखिए लिखा है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड ई के अनुसार महानगरीय क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय के संबंध में महानगर योजना समिति के कार्यों के संबंध में कानून द्वारा प्रावधान करने का अधिकार जो है राज्य विधानमंडल के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न लिखा है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, महापौर जिसको मेयर कहते हैं, और जिलाधीश जिसको जिला मजिस्ट्रेट कहता है, और डी की बात करेगा नगर पालिका आयुक्त है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी महापौर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस जो लिखा है कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता जो है महापौर जिसको मेयर कहते हैं करता है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निगम एवं निकायों को संवैधानिक दर्जा जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है। केंद्र सरकार की शक्तियों बढ़ाना, स्थानीय संस्थानों के पक्ष में शक्तियां हस्तांतरित करना, राज्य सरकारों की स्वायत्त सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायतों की क्या करना, स्थापना करना ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियाँ हस्तांतरित करना इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या करना है इसका, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि शासनता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उससे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों और आवश्यकताओं के अनुरूप जो है शासन संचालन में अपना क्या करता है, तो योगदान दे सके। ठीक है, आगे 260 की बात करेंगे। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है। संघ सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी समवर्ती सूची इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में लिखा है जो समवर्ती सूची संघ और राज्य दोनों कानून बना सकती है, परंतु यदि संघ और राज्य के कानूनों में अंतर विरोध होता है तो संघ का कानून क्या होता है, मान्य होता है। ठीक है, आगे ऑप्शन अब 261 प्रश्न की बात करेंगे तो केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में इसको बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है 7वीं सूची में, बी की बात करें 8वीं अनुसूची में, और सी की बात करेंगे 6वीं अनुसूची, और डी की बात करेंगे 9वीं अनुसूची है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी भारत में केवल 12 अनुसूचियाँ और 12 अनुसूची में जो है 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र राज्य संबंधों में जो है बंटवारा किया गया है कि कौन सी जो है किसके पास शक्तियाँ रहेंगी। ठीक है, देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए
3 सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समोचित सूची की व्यवस्था की गई है, जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है वर्णित किया गया है। संघ सूची की बात करें तो इस पर जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची की बात करें इसमें केवल राज्य सूची बना सकती है, राज्य सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची जो है केंद्र भी बना सकती है और दोनों के मिलन के अनुसार जो होता है समवर्ती सूची पर कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो बात करते हैं इसमें 265 की बात करेंगे। संसद और विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में है? प्रथम में है, द्वितीय में है, सप्तम में है और नवम में है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सप्तम इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। यानी 7वीं अनुसूची में जो है विषय बनाने का कानून का अधिकार है और उसी में जो है इसमें सब दिया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 246 में वर्णित 7वीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विभिन्न विषयों पर क्या है? तो संसद एवं विधानसभाएं कानून क्या कर सकते हैं? तो इसको बना सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान में से केंद्र के पास असित शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? ऑप्शन ए की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बी की बात करेगा ऑस्ट्रेलिया, सी की बात करेगा कनाडा और इसमें डी की बात करेगा तो इसमें लिखा है यूनाइटेड किंगडम, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कनाडा के संविधान से जो इसको लिया गया है ना, केंद्र सरकार के पास जितनी असित शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को कनाडा के संविधान से जो इसको क्या किया गया है? तो इसको लिया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधिपूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची और के विषयों पर जो है कानून बना सकती है। ठीक है, और बी की बात करेगा संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर क्या होता है? तो लागू होगा। ठीक है, और इसमें सी की बात करेंगे, सी जो लिखा है कि संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का भी क्या है? अधिकार है ना। ऑप्शन की बात करें तो केवल ए ऑप्शन सही है, बी की बात करेगा तो ए और सी दोनों है, सी की बात करेगा ए और बी दोनों, डी की बात करेगा ए और ए बी सी है ना, तीनों ऑप्शन है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ए बी और सी तीनों ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ना। इस अनुच्छेद किस में दिया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार ये जो ये सब इसमें किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें 265 प्रश्न की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अंतर्राज्यीय परिषद जिसको इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं, लोकपाल, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में लिखा है जो कि अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय से तात्पर्य ऐसे निकाय से है जिसकी स्थापना संविधान में वर्णित उपबंधों के अंतर्गत की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे डी की इसमें बात करेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है? 365 में, 245 में, 268 में, 265 में, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 265 इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में जो लिखा है कि इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से अध्यारोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये कर कैसे लगाए या वसूल किया जा सकता है, इसका जो प्रावधान है इस अनुच्छेद में है। ठीक है, आगे चलिए 267 की बात करेंगे। 267 लिखा है हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है? 112, 110, 29, 289 है, 280 है ना। इसके उत्तर की बात करें तो 289 ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो माल एवं सेवा कर से क्या है? तो ये रिलेटेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा है जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 289 यहाँ का माल और सेवा परिषद से संबंधित है। यह अनुच्छेद संविधान 191 संविधान संशोधन 2016 द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के लिए जो है अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 284, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 278, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 280 इसका क्या हो जाएगा?
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बारे में। इसमें जो लिखा है कि वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करता है जो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। वर्तमान में वित्त आयोग के जो अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम जो है NK सिंह है। ठीक है, आगे चलो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जो भी लोग दरोगा भर्ती के एग्जाम देने जा रहे हैं, ये श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।